अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फायर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बारे में। ये किस तरह तैयार की जाती है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ये वीडियो देखने के दो बेनिफिट हैं आपको। एक तो आपको फायर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करना आ जाएगी और दूसरे नंबर पे फायर को इन्वेस्टिगेट करते वक्त किन किन चीज़ों को देखा जाता है उनका भी पता चल जाएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। फायर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को तैयार करते वक्त सबसे पहले ऊपर जो है वो राइट साइड पे इस जगह पे और उस अथॉरिटी का नाम लिखा जाता है जिसको आपने रिपोर्ट सेंड करनी होती है। जैसा कि अगर तहसील लेवल पे फायर केस है तो फिर आपने यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर के नाम लिखनी होती है, और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आग लगी है तो फिर आपने डिप्टी कमिश्नर के नाम ये रिपोर्ट लिखनी होती है। और नीचे जो है सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में आपने जिस जगह पे फायर केस हुआ है उसका नाम लिखना होता है, और वो कौन से रोड पे वाक़या है उसका नाम लिखना होता है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट पे वाक़या है उसका भी नाम लिखना होता है, और साथ डेट मेंशन करनी होती है कि किस डेट को फायर केस ये हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्रीमिसेस या लोकेशन आपने देनी होती है, उस जगह की कंप्लीट लोकेशन देनी होती है आपने। अगर तो कोई गली है या स्ट्रीट नंबर है वो भी साथ मेंशन करना होता है। पास कोई फेमस प्लेस है वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती है। और उसके बाद डेट ऑफ इंसिडेंट आ जाता है कि किस डेट को ये फायर केस हुआ है, वो यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। और टाइम ऑफ कॉल, आपको किस वक्त कॉल आई है वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। और उसके बाद इमरजेंसी नंबर आपने यहाँ पे लिखना होता है। ये इमरजेंसी नंबर आपका होता है, यानी कि अब इस फायर केस का जो इमरजेंसी नंबर है वो 99325 है। अगर इसके बाद कोई फायर केस आएगा तो उसका नंबर जो है वो 326 हो जाएगा, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन डेट लिखनी होती है। अगर तो आपने उसी दिन इस फायर केस को इन्वेस्टिगेट किया है तो वो सेम डेट डालेंगे यहाँ पे। अगर दूसरे दिन किया है तो फिर वो वाली डेट यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे आपने कॉलर डिटेल देनी होती है, यानी अब ये जो जिस बंदे ने आपको कॉल की है उसका नाम और उसका फोन नंबर यहाँ पे मेंशन करना होता है। और नीचे आपने आ जाना है। यहाँ पे आपने व्हीकल जो है वो मोबिलाइज, जो जितनी व्हीकल आपने मूव करवाई हैं उसका नाम लिखना होता है। अब यहाँ पे इन्होंने 2 व्हीकल जो है वो मूव करवाई हैं। RY812 एम्बुलेंस थी और रेस्क्यू फायर व्हीकल RF4 थी। ये RY जो है ये रहीमियर खान एम्बुलेंस और ये इसका नंबर है, और ये RF जो है ये रेस्क्यू फायर व्हीकल है और ये इसका 4 नंबर है। उसके बाद जो है वो रिस्पांस टाइम आ जाता है कि आपने जो गाड़ी मूव करवाई है उनका रिस्पांस टाइम कितना था, वो कितने मिनट पे वहां पे पहुंची। अब ये जो रेस्क्यू एम्बुलेंस है ये 6 मिनट में वहां पे पहुंची है, और फायर व्हीकल जो है ये 7 मिनट में पहुंची है। ये 1 मिनट लेट पहुंची है क्योंकि वाटर जो लोड ज्यादा होता है। और ये यहाँ पे स्पोर्टिंग एजेंसीज इन्वॉल्व, आपने फायर फाइटिंग के दौरान आपकी जो आपके साथ एजेंसी थी क्या उन्होंने आपकी मदद की है, जैसा कि वासा के हो गए लोग या वापटा वाले हो गए, तो आपने वहां पे ये मेंशन करना होता है रिपोर्ट में भी कौन कौन सी एजेंसी थी और कौन कौन से डिपार्टमेंट थे जिन्होंने आपके साथ हेल्प करवाई है। तो यहाँ पे किसी ने नहीं करवाई। उसके बाद मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर आ जाता है कि आपने आग जो है वो किस तरीके से बुझाई है। अब ये एक रूम में आग थी तो इसमें वाटर का यूज किया है, तो ये कूलिंग मेथड के जरिए आपने आग बुझाई है, तो यहाँ पे कूलिंग लिखना होता है आपने। फायर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सीक्वेंस का होना जो है वो बहुत ही जरूरी है। अब ये नहीं व्हीकल आपने शुरू में स्टार्ट में लिख दी और लोकेशन आपने नीचे डाल दी। एक तरतीब जो है वो फायर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में होना जरूरी है। अब जैसा कि यहाँ पे लोकेशन सबसे पहले दी है, उसके बाद उस इंसिडेंट का डेट लिख दी है, उसके बाद कॉलर ने आपको कॉल की है उसका आपने टाइम लिख दिया है, कॉलर की डिटेल लिख दी है। उसके बाद जब कॉलर ने आपको कॉल की आपने उसका इमरजेंसी नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया है सबसे ऊपर। इमरजेंसी नंबर मेंशन करने के बाद आपने व्हीकल को मूव करवा दिया है। मूव करवाने के बाद व्हीकल ने वहां पे रिस्पांस कर दिया है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया है। रिस्पांस करने के बाद आपके साथ कोई भी जो सपोर्टिंग एजेंसीज हैं उन्होंने वो इन्वॉल्व हुई हैं वो आपने मेंशन कर दिया है। उसके बाद आग बुझाने के मेथड को आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये एक सीक्वेंस जो है फायर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में होना बहुत जरूरी है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सीक्वेंस ऑफ इवेंट में आपने पूरे जो वाकये को है वो स्टार्ट से लेके एंड तक 3-4 लाइनों में बयान करना होता है। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 26 सितंबर ट्यूसडे के जो दिन है वो रेस्क्यू 112 के कंट्रोल रूम में 11:25 में एक कॉल आई है कि पंजाब कॉलेज रहीमियर खान के क्लासरूम में आग लग गई है।
तो आफ्टर रिसीविंग अ कॉल हमने एम्बुलेंस जो मूव करवाई है वो RY-12 और फायर व्हीकल RF-4 जो हमने मूव करवाई है और उसने साइट पे जाके रिस्पॉन्स दिया है। ये आपने पूरे जो है इवेंट को ये 3-4 लाइनों में बयान करना होता है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रीमिसेस। इसमें आपने जिस जगह पे फायर केस हुआ है उस जगह का एरिया, उसकी कंस्ट्रक्शन, वो कहाँ पे वाक़या है वो मेंशन करना होता है। अब इन्होंने लिखा है कि ये जो है वो पंजाब कॉलेज का क्लासरूम था और ये फर्स्ट फ्लोर पे वाक़या था और इसमें जो कंस्ट्रक्शन थी वो ब्रिक्स और कंक्रीट की हुई थी और इसका जो एरिया था वो 14/16 स्क्वायर फीट था। ये आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ डैमेज। इसमें आपने वो लिखना होता है कि कितना नुकसान हुआ है और कौन कौन सी चीज़ें डैमेज हुई हैं। तो इसमें क्लासरूम का इन्होंने लिखा है कि इंटीरियर साइड उसके फैन वगैरह हो गया, AC वगैरह हो गया, सीलिंग्स वगैरह हो गई, वो जो है कम्प्लीटली बर्न हो चुकी हैं। तकरीबन 1,20,000 का नुकसान हुआ है और इसमें जो है वो 12 चेयर और एक टेबल भी शामिल है जो कि कम्प्लीटली जो है वो बर्न हो गया है और जो विंडो हैं उनके 2 विंडो के ग्लास टूट गए हैं, यानी कि शीशे टूट गए हैं। रीजन ऑफ फायर यानी कि आग स्टार्ट कहाँ से हुई, ये रिपोर्ट में लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि AC में स्पार्किंग हुई है, उसी वजह से क्लासरूम में आग लग गई है। एक विटनेस था, उसने देखा है कि AC से आग निकल रही है और उस वक्त टाइम तकरीबन 11:15 हुआ था। ओरिजिन ऑफ फायर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है इसमें मेंशन करना। उसके बाद आ जाता है फाइंडिंग्स। अब इन्वेस्टिगेशन करते वक्त जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व की होती हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती है। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि हमने चेयर, टेबल, फैन, AC वगैरह जो है वो कुछ कंप्लीट बर्न हुए थे और कुछ आधे बर्न हुए थे जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया। गैलरी के फर्स्ट फ्लोर में क्लासरूम में कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद नहीं था। जो इलेक्ट्रिक वायरिंग थी उसको इंस्टॉल करने के बाद कभी भी चेक ही नहीं किया और AC की जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है वो बहुत ही पुअर थी। उसके बाद आपने कंक्लूजन देना होता है। इसमें आपने ये मेंशन करना होता है कि ये जो फायर थी ये आर्सन थी या इंसेंट्री थी, यानी कि या ये फायर खुद लगाई गई थी या अचानक से लग गई थी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि नो एविडेंस ऑफ आर्सन वाज फाउंड, कि यानी कि हमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये जाहिर हो कि ये आग जो है इन्होंने खुद लगाई थी। कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल जो है क्लासरूम में मौजूद नहीं था। और नीचे इन्होंने ये मेंशन किया है कि आग लगने के क्या क्या चांस हो सकते थे। इलेक्ट्रिक वायरिंग पुअर थी, उसी वजह से भी आग लग गई होगी, या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो ओवरहीट होंगे तो इस वजह से आग लग गई। फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग, ये 3 रीजन हो सकती हैं आग लगने की। बाद आ जाता है रिकमेंडेशन, यानी कि इस तरह का फायर केस फ्यूचर में ना हो तो आपने उसके लिए इनको क्या रिकमेंडेशन, क्या इंस्ट्रक्शन दी हैं कि आप ये चीज़ें इंस्टॉल कर लो। तो इन्होंने ये चीज़ें इनको इंस्टॉल करने का बोला है कि आप फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करवाओ। उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिक वायरिंग की जो है वो इंस्पेक्शन है वो मंथली बेस पे आप रखो, हर मंथ बाद उसको चेक करो। ये वर्कर हैं या आपके स्टूडेंट हैं उनको फायर की ट्रेनिंग दो। फायर लगने की सूरत में जो है वो बाहर निकलने की जो ट्रेनिंग है वो रेगुलर बेस पे होनी चाहिए और बाहर निकलने के जो रास्ते हैं उनका क्लियर पता होना चाहिए और उनको बताना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को। और फायर ट्रेनिंग जो है वो आपको बुझाने के लिए वो करेक्टली बेस पे होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।